पिछले क्लास में हम द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और नाभिकीय बल के बारे में थोड़ा बहुत आपको चर्चा किए थे, समझाए थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो समझने की कोशिश करिएगा द्रव्यमान क्षति क्या है। तो किसी नाभिक के बनाने वाले सभी न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो किसी नाभिक के बनाने वाले सभी न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान, किसी नाभिक के बनाने वाले सभी न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान एवं नाभिक के कुल द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। किसी नाभिक के बनाने वाले सभी न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान और नाभिक के कुल द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। सवाल है ये द्रव्यमान क्षति हुआ क्यों, कैसे हुआ? तो बहादुर मान लीजिए किसी नाभिक के बनाने वाले 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो मान लीजिए इनका वजन है 4 kg। लेकिन जब हम एक ही में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ नाभिक लेते हैं, कोई हम नाभिक लेते हैं जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना है, तो इसका वजन 4 kg नहीं होगा। मान लीजिए इसका वजन 3 kg है, तो 1 kg लॉस हो गया और यही द्रव्यमान क्षति है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अलग अलग है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो उसका वजन मान लीजिए 4 kg है। और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिलाने से जो नाभिक बना, उस नाभिक का वजन 3 kg है, उस नाभिक का वजन 3 kg है। तो जो लॉस हो गया वही 1 kg द्रव्यमान क्षति है। सवाल है सर क्यों लॉस हुआ, आखिर कैसे? जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अलग अलग है तो 4 kg, और उन्हीं से जब नाभिक बना है तो 3 kg कैसे? तो बहादुर बता दें, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और सजातीय में विकर्षण होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और सजातीय में विकर्षण होता है। तो प्रोटॉन सब एक साथ रह ही नहीं सकते, अलग अलग है तो ठीक है, लेकिन आप एक साथ रखिएगा तो प्रोटॉन एक साथ रह ही नहीं सकते, उनमें विकर्षण होगा। इसलिए प्रोटॉन एक जगह नहीं रह सकते। और यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रोटॉन एक जगह रहे, तो आपको ऊर्जा खर्च करनी होगी, उनको ज़बरदस्ती पकड़ कर रखना पड़ेगा। इसीलिए एक जगह नहीं रख सकते, तो रखने में खर्चा हो जाता है और उसी खर्चा को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। सभी प्रोटॉन एक साथ रह ही नहीं सकते, रखना चाहते हैं तो आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, वही खर्च द्रव्यमान क्षति है। जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं, पिछला क्लास में बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। माना किसी नाभिक के परमाणु द्रव्यमान Z, माना किसी नाभिक के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या लिखिए, परमाणु द्रव्यमान लिखिए, परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A है। माना किसी नाभिक के परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है। माना किसी नाभिक के परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है। यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर mp, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, तो Z प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? इसलिए प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान कितना होगा? प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो Z इंटू mp। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, तो Z प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो Z इंटू mp। पुनः एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर mn, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर mn। इसीलिए न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान बराबर a माइनस जेड इंटू mn।
एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है तो z प्रोटॉन का द्रव्यमान z इंटू mp। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है तो z प्रोटॉन का द्रव्यमान z इंटू mp। उसी प्रकार एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है तो न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान a माइनस z इंटू mn। इस प्रकार ये हमने प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान निकाल लिया और ये हमने न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान निकाल लिया। इसलिए न्यूक्लियॉन का कुल द्रव्यमान, न्यूक्लियॉन का कुल द्रव्यमान बराबर, न्यूक्लियॉन का कुल द्रव्यमान बराबर z इंटू एम पी प्लस a माइनस z इंटू एम एन। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, माना नाभिक का कुल द्रव्यमान, माना नाभिक का कुल द्रव्यमान बराबर m यदि द्रव्यमान क्षति डेल m हो तो, द्रव्यमान क्षति डेल m हो तो नाभिक का कुल द्रव्यमान कैपिटल M, यदि द्रव्यमान क्षति डेल m हो तो बहादुर न्यूक्लियॉन के कुल द्रव्यमान, न्यूक्लियॉन के कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक के कुल द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान क्षति। न्यूक्लियॉन के कुल द्रव्यमान, न्यूक्लियॉन के कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक के कुल द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान क्षति। वही हमने कहा कि न्यूक्लियॉन, किसी नाभिक के बनाने वाले न्यूक्लियॉन के कुल द्रव्यमान और नाभिक के कुल द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। यानी नाभिक के बनाने वाले जो न्यूक्लियॉन है उनको आप अलग अलग ले लीजिए, उनका वजन अलग अलग कर लीजिए, उसका वजन और उनसे बना हुआ जो रेडीमेड नाभिक है उसका वजन में अंतर होता है, उसी अंतर को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। वही अंतर हमारा द्रव्यमान क्षति है। ये हमारा द्रव्यमान क्षति के बारे में हुआ। यदि द्रव्यमान क्षति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बंधन ऊर्जा के बारे में। अब हम बात करेंगे बंधन ऊर्जा के बारे में। बंधन ऊर्जा क्या है? तो बहादुर, चूँकि हम जानते हैं कि किसी नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं कि किसी नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है। हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा सजातीय में विकर्षण होता है। अतः नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन एक साथ नहीं रह सकते। नाभिक में सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ नहीं रह सकते। तो सभी प्रोटॉनों को और सभी न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधे रखने के लिए, किसी नाभिक में सभी न्यूक्लियनों को एक साथ रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, किसी नाभिक में सभी न्यूक्लियनों को एक साथ रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, नाभिक में सभी न्यूक्लियनों को एक साथ रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही बंधन ऊर्जा है। क्योंकि अपने आप तो रहेगा नहीं, सभी न्यूक्लियन एक साथ अपने आप तो नहीं रहेंगे। सभी न्यूक्लियन एक साथ अपने आप नहीं रहेंगे, उनको रखना पड़ता है। सभी न्यूक्लियन को एक साथ रखना पड़ता है और रखने में जो ऊर्जा खर्च होती है वह द्रव्यमान क्षति है। रखने में जो ऊर्जा खर्च होती है वो द्रव्यमान क्षति है। किसी नाभिक में सभी न्यूक्लियनों को एक साथ रखने में जो आवश्यक ऊर्जा है, जो खर्च ऊर्जा है, वो द्रव्यमान क्षति है। सभी न्यूक्लियनों को एक साथ रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, जो खर्च ऊर्जा है, वो द्रव्यमान क्षति है। और द्रव्यमान क्षति को जब हम ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो बंधन ऊर्जा प्राप्त होता है। सभी न्यूक्लियनों को एक साथ रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही हमारा बंधन ऊर्जा है। द्रव्यमान क्षति को जब ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो बंधन ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर से एक बार, किसी भी नाभिक में सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और सजातीय में विकर्षण होता है। तो सभी न्यूक्लियनों को एक साथ रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही बंधन ऊर्जा है। सभी न्यूक्लियनों को एक साथ रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से
हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो द्रव्यमान को जब ऊर्जा में बदलेंगे तो द्रव्यमान क्षति को भी हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, और द्रव्यमान क्षति को ऊर्जा में बदलने से बंधन ऊर्जा प्राप्त होता है। जब हम द्रव्यमान क्षति को ऊर्जा में बदलते हैं तो बंधन ऊर्जा प्राप्त होता है। जब हम द्रव्यमान क्षति को ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, द्रव्यमान क्षति को हम ऊर्जा में बदलते हैं तो बंधन ऊर्जा प्राप्त होता है। यही हमारा बंधन ऊर्जा है। अब सवाल ये है कि किसी भी नाभिक का बंधन ऊर्जा कितना होता है, यानी किसी नाभिक को बांधने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। तो हम लोग तो बांधते हैं नहीं, हम लोग नाभिक के अंदर सभी न्यूक्लियन रखते तो है नहीं, ये नेचर में रखा हुआ आता है। नाभिक में सभी न्यूक्लियन एक साथ हमेशा रहते हैं, ये नेचर में होता है। तो आखिर बंधन ऊर्जा कितना होता है ये कैसे पता करेंगे। तो बहादुर, जितना बांधने में ऊर्जा लगा है, तोड़ने में भी, निकालने में भी उतना ही ऊर्जा लगेगा। यानी यदि किसी नाभिक को बांधने में 10 जूल ऊर्जा लगा है, 10 जूल ऊर्जा लगा है, तो हम 10 जूल ऊर्जा देंगे तो टूट भी जाएगा। यदि कहीं पर आप मजदूरी करते हैं और आपको वहाँ 6,000 महीना मिलता है, तो यदि हम 6,000 रुपया देंगे तो शायद आप वहाँ से ड्यूटी छोड़कर मेरे पास काम करने आ सकते हैं। लेकिन 6,000 देंगे तो आप 6,000 से कम देंगे तो आप वहीं पर ड्यूटी कीजिएगा। 6,000 या 6,000 से अधिक देंगे तो आप वहाँ से ड्यूटी करना छोड़ के मेरे पास चले आइएगा। यानी बहादुर, किसी नाभिक को बांधने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, तोड़ने के लिए भी उतना ही चाहिए। यानी किसी नाभिक में से सभी न्यूक्लियनों को बाहर निकालने के लिए, किसी नाभिक में से सभी न्यूक्लियनों को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा है। किसी नाभिक में से सभी न्यूक्लियनों को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा है। किसी नाभिक में से सभी न्यूक्लियनों को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा है। या किसी नाभिक में सभी न्यूक्लियनों को एक साथ रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा है। किसी नाभिक में सभी न्यूक्लियनों को एक साथ रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा है। या किसी नाभिक में सभी न्यूक्लियनों को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा है। तो बहादुर, सभी न्यूक्लियन को बाहर निकालेंगे तो कुल बंधन ऊर्जा, जब सभी न्यूक्लियन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगा वो कुल बंधन ऊर्जा, सभी न्यूक्लियनों को जो बाहर निकालने में कुल ऊर्जा लगेगा वो कुल बंधन ऊर्जा। और यदि एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगा, एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगा वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगा। सभी न्यूक्लियन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगा, सभी न्यूक्लियन को जो बाहर निकालने में ऊर्जा लगेगा वो कुल बंधन ऊर्जा, और एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगा वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगा वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। और बहादुर, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यदि बात करें किसी नाभिक का कुल बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा 20 जूल है, और न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है? 10। न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है? 10। तो कुल बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से भाग दे दे, कुल बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से भाग दे दे तो पता चल जाएगा कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना लगेगा। कुल बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से भाग दे दे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक न्यूक्लियन को कितना बंधन ऊर्जा चाहिए। जैसे कुल बंधन ऊर्जा 20 है और न्यूक्लियनों की संख्या 10 है, तो भाग दे देंगे तो एक एक हिस्से में 2-2 जूल पड़ा, एक एक हिस्से में 2-2 जूल पड़ा। किसी नाभिक के कुल बंधन ऊर्जा 20 जूल है, किसी नाभिक में कुल बंधन ऊर्जा 20 जूल है और न्यूक्लियनों की संख्या 10 है, तो एक के हिस्से में कितना पड़ा? तो 2-2 जूल। यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर कुल बंधन ऊर्जा बाटा न्यूक्लियन की संख्या, कुल बंधन ऊर्जा बाटा न्यूक्लियन की संख्या बराबर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर कुल बंधन ऊर्जा बाटा न्यूक्लियनों की संख्या, कुल बंधन ऊर्जा बराबर कुल बंधन ऊर्जा बाटा न्यूक्लियनों की संख्या। और बहादुर, सोचने वाली बात है
कि मान लीजिए किसी नाभिक में कुल बंधन ऊर्जा 20 जूल है और न्यूक्लियनों की संख्या 10 है। कुल बंधन ऊर्जा 20 जूल है और न्यूक्लियनों की संख्या 10 है। एक दूसरा नाभिक है जिसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 2 जूल है, 4 जूल है। एक और नाभिक है जिसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 4 जूल है। एक और नाभिक है जिसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 4 जूल है। और बताइए कि किसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, किसको बाहर निकालना ज़्यादा मुश्किल है, इसको या इसको? इसमें कुल बंधन ऊर्जा 20 जूल है, न्यूक्लियनों की संख्या 10 है। इसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 4 जूल है। तो किसमें से न्यूक्लियन को निकालना ज़्यादा मुश्किल है? तो इसमें बहादुर। क्यों? क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए 2-2 जूल ही देना पड़ेगा। एक एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए हमको मात्र 2 जूल देना पड़ेगा और यह बाहर निकल जाएगा। और इसमें से निकालना चाहते हैं तो 4 जूल देंगे तब बाहर निकलेगा। इसमें 2-2 जूल, 2 जूल देंगे एक न्यूक्लियन बाहर निकल जाएगा, 2 जूल देंगे एक न्यूक्लियन बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें 4 जूल देंगे तब एक न्यूक्लियन बाहर निकलेगा। इसमें 2 जूल देंगे तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें 4 जूल देंगे तब बाहर निकलेगा। यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसका ज़्यादा होगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसका ज़्यादा होगा वो नाभिक ज़्यादा अस्थायी होगा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसका ज़्यादा होगा वो नाभिक ज़्यादा अस्थायी होगा, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसका कम होगा वो कम अस्थायी होगा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसका ज़्यादा होगा उसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, और जिसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होगा उसको तोड़ना आसान है, उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसका अधिक होगा उसको तोड़ना मुश्किल है, वो ज़्यादा अस्थायी है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसका कम है उसको तोड़ना आसान है, वो कम अस्थायी है। द्रव्यमान संख्या ए से लेकर ए बराबर 30 से लेकर ए बराबर 120 तक, द्रव्यमान संख्या ए बराबर 30 से लेकर ए बराबर 120 तक के जो नाभिक हैं उनके औसत प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। ए बराबर 30 से लेकर ए बराबर 120 तक के जो नाभिक हैं उनके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान माने अधिक होता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। ए बराबर 30 से लेकर ए बराबर 120 तक। लोहा Fe 2656, कल के लाइव क्लास में एक स्टूडेंट सवाल पूछे थे। लोहा Fe 2656 के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, क्योंकि ए बराबर 30 से लेकर 120 के बीच में है। तो लोहा बराबर Fe 2656 प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। लोहा Fe 2656 के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए लोहा Fe 2656 सबसे अधिक अस्थायी नाभिक है। लोहा Fe 2656 सबसे अधिक अस्थायी नाभिक है। लोहा Fe 2656 सबसे अधिक अस्थायी नाभिक है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के आधार पर नाभिक के अस्थायी होने के पता कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। जिसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अस्थायी होगा, जिसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होगा वो कम अस्थायी होगा। ए बराबर 30 से लेकर ए बराबर 120 तक के जो नाभिक हैं उनके औसत प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है। लोहा Fe 2656 के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, इसीलिए लोहा Fe 2656 सबसे अधिक अस्थायी नाभिक है। अभी तक हम आपको बताए द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अगला हमारा टर्म है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल बहादुर, चूँकि हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है। अतः नाभिक में सभी प्रोटॉनों को एक साथ रखने पर विस्फोट होने की संभावना होती है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं
प्रोटॉन धन आवेशित होता है तथा सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है। सभी प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को एक साथ रखने पर विस्फोट होने की संभावना होती है। अतः इस विकर्षण बल के विरुद्ध विकर्षण बल को संतुलित करने के लिए एक आकर्षण बल की आवश्यकता होती है। इस विकर्षण बल को संतुलित करने के लिए एक आकर्षण बल की आवश्यकता होती है, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। प्रोटॉनों के बीच लगने वाले विकर्षण बल को संतुलित करने के लिए एक आकर्षण बल की आवश्यकता होती है, जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है। नाभिकीय बल नाभिक के अंदर सभी न्यूक्लियनों को एक साथ बांधे रखता है। नाभिकीय बल सभी न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर एक साथ बांधे रखता है। नाभिकीय बल सभी न्यूक्लियनों को एक साथ नाभिक के अंदर बांधे रखता है। नाभिकीय बल सभी न्यूक्लियनों के अंदर एक साथ नाभिक को बांधे रखता है। नाभिकीय बल सभी न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर एक साथ बांधे रखता है। नाभिकीय बल क्या है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है, अतः नाभिक के विस्फोट होने की संभावना होती है। इस विकर्षण बल के विरुद्ध एक आकर्षण बल की आवश्यकता होती है। इस विकर्षण बल को संतुलित करने के लिए एक आकर्षण बल की आवश्यकता होती है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल एक आकर्षण का बल है। नाभिकीय बल एक आकर्षण का बल है। जब भी होगा नाभिकीय बल आकर्षण होगा। नाभिकीय बल जब भी होगा आकर्षण होगा। नाभिकीय बल ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल है। 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 नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के पावर 38 गुना और विद्युत चुम्बकीय बल का 100 गुना होता है। नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के पावर 38 गुना और विद्युत चुम्बकीय बल का 100 गुना होता है। यानी विद्युत चुम्बकीय बल 1 न्यूटन है तो नाभिकीय बल 100 न्यूटन होगा। गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है तो नाभिकीय बल 10 के पावर 38 न्यूटन होगा। नाभिकीय बल एक केंद्रीय बल नहीं है। नाभिकीय बल एक केंद्रीय बल नहीं है। सवाल है सर केंद्रीय बल किसको कहते हैं? तो एक ऐसा बल जो दूरी पर निर्भर करे वो केंद्रीय बल है। एक ऐसा बल जो दूरी पर निर्भर करे वो केंद्रीय बल है। और नाभिकीय बल दूरी पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि नाभिकीय बल एक संतृप्त बल है। नाभिकीय बल एक संतृप्त बल है। नाभिकीय बल एक संतृप्त बल है। संतृप्त बल मतलब जितना चाहिए उतना हमेशा रहता है। नाभिकीय बल जितना चाहिए उतना हमेशा रहता है। वो हमेशा परिपूर्ण रहता है, कभी कम नहीं होता। यदि 10 चाहिए तो 10 हो जाएगा, 12 चाहिए तो 12 हो जाएगा, 15 चाहिए तो 15 हो जाएगा, 6 चाहिए तो 6 हो जाएगा। वो तुरंत एडजस्ट कर लेता है। नाभिकीय बल एक संतृप्त बल है, इसीलिए यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यह केंद्रीय बल नहीं है। नाभिकीय बल केंद्रीय बल नहीं है, यह दूरी पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, नाभिकीय बल नाभिक के अंदर लागू होता है, बहुत कम दूरी में लागू होता है। नाभिकीय बल बहुत कम दूरी में लागू होता है। दूरी यदि ज़्यादा हो जाए तो नाभिकीय बल लागू नहीं होता है। दूरी यदि अधिक हो जाए तो नाभिकीय बल लागू नहीं होता है। नाभिकीय बल लघु दूरी बल है, हमेशा छोटी दूरियों के बीच लागू होता है। नाभिकीय बल हमेशा छोटी दूरियों के बीच लागू होता है। यह संतृप्त बल है, यह केंद्रीय बल नहीं है। यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल है। यह आकर्षण का बल है। यह विद्युत चुम्बकीय बल का 100 गुना और गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के पावर 38 गुना होता है। यह आवेश पर और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नाभिकीय बल जो है आवेश पर भी निर्भर नहीं करता है और द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। तो सवाल है बहादुर, दूरी पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो नाभिक टूटेगा कैसे? जब ये नाभिकीय बल किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, नाभिकीय बल की कोई कमजोरी नहीं है, तो टूटेगा कैसे? क्योंकि कोई किसी को भी तोड़ना है तो उसके कमजोर नस पर चोट कीजिए, उसके कमजोर नस पर चोट कीजिए, तब ही जाकर टूटेगा।
पिक्चर में देखते होंगे, हीरो जब विलन को ज़्यादा तंग कर देता है तो विलन कहता है इसका कमजोरी पता लगाओ, हीरो का कमजोरी क्या है, तो कहता है लोग उसकी एक मम्मी है, चाहे उसकी एक सिस्टर है, चाहे उसके भाई है, ये उसकी कमजोरी है। उसी तरह नाभिकीय बल जब आवेश पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो इसका कमजोर पॉइंट है क्या? आखिर नाभिकीय बल टूटता कैसे है, नाभिकीय बल समाप्त कैसे होता है, नाभिक टूटेगा कैसे? तो नाभिकीय बल इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति पर निर्भर करता है। नाभिकीय बल इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति पर निर्भर करता है। नाभिकीय बल इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति पर निर्भर करता है, यही उसकी कमजोरी है। चक्रण गति बढ़ा दीजिए, नाभिक टूट जाएगा। चक्रण गति स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, चक्रण करता है, उसकी गति को बढ़ा दीजिए, नाभिक टूट जाएगा। इस तरह हमने आपको आज नाभिक द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल के बारे में हमने आपको बताया। आज का वीडियो आपको समझ में तभी आएगा यदि आप कल के वीडियो देखे होंगे। जब तक आप कल के वीडियो नहीं देखिएगा, आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।